हे गाइस, तो रोनो केंशिन के इस फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को। इस एपिसोड का नाम है टू क्योटो और स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां हमने सीजन 1 में अपने मेन कैरेक्टर को छोड़ा था। एक खूबसूरत शाम को हमारा मेन कैरेक्टर कहीं जा रहा है और आसपास के गाँव के लोग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे हैं क्योंकि इसके हाथ में एक कटाना है। यहाँ के लोकल लोग ये देख के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि इसके पास स्वॉर्ड है। क्या उसे पता नहीं है कि यहाँ पे स्वॉर्ड रखना इलीगल है और वो इससे दूर रहना ही अपनी भलाई समझते हैं। और यहाँ रोनी उस रात को याद करते हुए आगे जा रहा होता है जहाँ उसे एक आदमी मिला था जिससे पूछा था तो तुम फाइनली अब क्योटो जाने वाले हो। और ये आदमी उसे ताना मारते हुए कहता है तो तुमने उस कामियो नाम की लड़की से अलविदा भी कह दिया। और फिर हंसते हुए कहता है गलती से बोल दिया, लेकिन अब से हम दोस्त हैं क्योंकि हम शीशो कैरन को जाके मारने वाले हैं। हम अपना बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रखने वाले हैं। एक साथ ही ये बताता है कि ओल्ड कावाजी के मर्डर के अटैम्प्ट के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा रायता फैल गया था। ये आदमी केंशिन को ये भी कहता है कि ओल्ड कावाजी अभी बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहा है, इसीलिए जैसे ही वो क्योटो पहुँचेंगे यहाँ पे ये आदमी लीड करना शुरू करेगा। जिसे सुनकर केंशिन एक मुंह बना लेता है, लेकिन वो आदमी केंशिन से पूछता है जिस पर केंशिन कहता है नहीं कुछ नहीं। और उसके बाद वो आदमी से कहता है कि चलो मेरे साथ, अब हम योकोहामा की तरफ बढ़ने वाले हैं। हमें वहाँ सुबह से पहले पहुँचना है ताकि हम किसी भी तरह डाउन ले सके ओसाका जाने के लिए। लेकिन केंशिन इस बिहेवियर को मना कर देता है और वो कहता है कि नहीं, मैं पहले टोकाडीरो जाऊँगा। जिस पर वो आदमी गुस्से से पूछता है क्या तुम भिखारी हो क्या जो पहले वहाँ जाओगे। और उसे कहता है इस पूरे मिशन के लिए सरकार तुम्हें पैसे देगी तो तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन केंशिन कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो कहता है कि जैसा हम ओकावू के केस से जानते हैं, शिशु क्लैन कभी भी यहाँ आसपास में आ सकता है और इसके बहुत ही ज़्यादा चांस है कि वो नाव पर हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं और इस केस में हमें नाव पे लड़ाई करनी पड़ेगी। हमारे पास भागने कोई रास्ता नहीं होगा और वहाँ पे बहुत ही सारे मासूम लोग भी हो सकते हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और उनकी जान जा सकती है। जिस पर वो आदमी उसे ताना मारते कहता है तुम अभी रोनी की तरह सोचते हो, है ना। और इसे गुस्से से कहता है अपनी शांति के ड्रामे को ख़त्म करो और इस काम के लिए शुरू हो जाओ। और इसी के साथ वो अपने कटाना पे हाथ रखते कहता है कि जितनी जल्दी तुम हितोकोरी वापस चले जाओगे उतना ही बढ़िया तुम्हारे लिए होगा, समझे। और इसी के साथ ही और केंशिन को धमकाता भी है कि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुमसे अभी लड़ूंगा। जिस पे केंशिन भी अपनी कटाना को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि तुमसे कभी भी लड़ सकता हूँ, लेकिन मेरा बादशाह बनने का वापस से कोई भी इरादा नहीं है और मैं अपने चक्कर में और किसी को भी नहीं फंसा सकता और इसीलिए मैं अकेला काम करूँगा। इस पर आदमी अपने कटाना को वापस रख लेता है और उससे कहता है इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा रास्ता चूज़ करते हो, बस तुम क्योटो पहुँच जानी चाहिए टाइम से। और इसी के साथ कहता है कि एक एवरेज पर्सन को वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 10 दिन लगेंगे, लेकिन तुम 5 दिन में जा सकते हो। लेकिन कोशिश करना कि तुम अपने ऊपर दूसरे लोगों का ध्यान ना खींचो। शीशे लोगों का खुफिया नेटवर्क बहुत ही खतरनाक है और वो पूरे देश में फैले हुए हैं जैसे किसी मकड़ी की जाला हो। मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे हर एक मूव पे उनका ध्यान रहेगा। इसी के साथ उसे वार्न भी करता है कि शीशे के खिलाफ हमारी लड़ाई चालू हो चुकी है। वही प्लान में हम केंशिन को आगे जाते हुए देखते हैं। इसी के साथ स्टोरी फोकस करती है कामिया के स्कूल पे, जहाँ हम उसे बेड में पड़े हुए देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास थी और उस रात को याद करी थी जब केंशिन उसे अलविदा कहने आया था। कामिया को अभी वो चीज़ें याद आ रही होती कि कैसे वो चाह के भी उसे रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे उसके अलविदा को सुन के, जैसे उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई हो। और आज तक उसे ये बात चुभ रही है। और यहाँ पर हम गुस्से होते हुए सानुस्की को देख पाते हैं जो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खफा था कि केंशिन उसे एक बार भी नहीं बोला कि वो यहाँ से जाने वाला है। और वो ढाबे पे काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ भी मचा रहा था। बाकी लोग उसको काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं कि वो शांत हो जाए, लेकिन वो गुस्से में और भी सामानों को लात मारने लगता है और अंत में डिसाइड करता है कि वो भी क्योटो जाएगा उसके पीछे और तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसको समझा ना सके। और ये कहते हुए वो दरवाज़ा तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। और उसे वो टाइम याद आता है जब पहली बार वो केंशिन से इसी जगह पर मिला था और उसने केंशिन से कहा था कि तुम मेरी मर्जी के बिना कहीं भी उधर भटक मत जाना। वही उस ढाबे पे काम करने वाली बच्ची भी ये देख के समझ जाती है कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड है इस चीज़ से कि केंशिन से बिना बताए चला गया और वहीं वो आगे बढ़ने लगता है बिना रेस्टोरेंट के पैसे दिए। ये भी इस बात से बहुत सैड होते हैं क्योंकि नहीं भी लगा था कि केंशिन काओरू की प्लेस पे ही रुक जाएगा, लेकिन वो यहाँ छोड़ के चला गया। और तभी पीछे से वहाँ पे याही को आ जाता है जो सानुस्की को ही ढूंढ रहा होता है। ये लोग उसे बताते हैं कि कुछ समय पहले यहाँ पे तोड़फोड़ मचा रहा था, लेकिन अब वो यहाँ से जा चुका है। ये सुनकर याही को अपने माथा पकड़ लेता है, लेकिन वो लोग पूछते हैं कि काओरू क्या ठीक कर रही है, लेकिन याही को बताता है कि नहीं, वो भी बिल्कुल यूजलेस है, ऐसा लगता है इसके अंदर जान ही ना हो, वो बस पड़ी हुई है। और याही को बताता है कि लगता है केंशिन ने उसके मुंह पे उसे जाते वक्त कहा था कि वो यहाँ से छोड़कर जा रहा है और इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। और यही बताता है कि कमाओ ने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया और वो इन लोगों को कुछ फेवरेट डिश बनाने के लिए कहता है। वही छुप कर हम उसे मिस्टीरियस आदमी को ये सारी बातें सुनते हुए देखते हैं जिसने केंशिन को यहाँ से जाने के लिए कहा था। वहीं हम सुक्यो की दुकान को देखते हैं जो कि उसे कुछ सामान दे रहा होता है क्योटो जाने के लिए।
सनोस्की से कुछ उधार ले रहा था और साथ ही में कुछ बम। सनोस्की उस पैसे को देख के कहता है कि तुम्हें जरूर वापस लौटा दूंगा। और वो आदमी उससे कहता है हाँ हाँ जरूर। और जैसे ही सनोस्की उठ के बाहर जाने वाला होता है, ये आदमी उसे अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहता है और उसके हाथों में कुछ चीज़ रख देता है, जिसे देख कर सनोस्की समझ नहीं आता कि क्या है और उससे पूछता है तो क्या तुमने और भी ज़्यादा बम बना लिए पहले से भी। लेकिन सनोस्की का दोस्त उसको ध्यान रखने के लिए कहता है क्योंकि वो कहता है क्योटो आजकल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया है। सनोस्की उससे पूछता है अच्छा तो क्या तुम भी शिशु के बारे में जानते हो, जिस पर उससे कहता है हम पत्रकारों के खुफिया विभाग पे कभी भी शक मत करना, हमारी न्यूज़ एकदम पक्की होती है। सनोस्की सुन के वहाँ से बाहर जाने लगता है और कहता है किसके ऊपर कोई आर्टिकल मत लिख देना क्योंकि अगर उन्होंने पकड़ लिया तो उससे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके जवाब उसका दोस्त कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इस पर नहीं लिखने वाला क्योंकि अगर मैं लिखूंगा भी तो कोई मुझे विश्वास नहीं करेगा। और जैसे ही वो बाहर निकलने वाला होता है याओ को उससे टकरा जाता है, जिसको देख कर वो गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो। याओ को गुस्सा होकर उससे कहता है सर उसके तुमको इधर उधर नहीं भटकना चाहिए था, मैं तुम्हें काफ़ी देर से ढूंढ रहा था। चाहे कुछ भी हो कारू की हालत ठीक नहीं है और मैं अकेले उसका ध्यान नहीं रख सकता। लेकिन सर उसके उसे कहता है कि कोई तुम्हारा पीछे कर रहा था। और यहाँ पे हम देख पाते हैं उसी मिस्ट्रेस आदमी को जो कि केंशिन से मिला था उस रात को। वो आदमी से बहुत ही स्कैरी आवाज़ में पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, जिसके जवाब सर उसको कहता है कि हम लोग क्योटो जा रहे हैं, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है इससे। जिस पर वो आदमी कहता है हाँ बिल्कुल मुझे इससे प्रॉब्लम है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे कमज़ोर लोग उसके साथ उसके पीछे पीछे जाए। जैसे उसका सन उसके थोड़ा सा चिढ़ जाता है, वो आदमी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि काफ़ी बेसिक सी चीज़ है कि कोई भी दुश्मन अपने एनिमी के सबसे वीक पॉइंट पे हमला करता है और तुम लोग उसके दोस्त उसके सबसे ज़्यादा कमज़ोर टारगेट हो। और अगर तुम लोग क्योटो जाओगे तो शिशु के लोग तुमको जरूर टारगेट बनाने वाले हैं। लेकिन बात सही जिस हालत में भी है वो तुम सभी को नहीं बचा पाएगा। अंदर से सनोस्का का दोस्त भी ये सारी बातें सुन रहा था और वो आदमी ये भी कहता है कि यही कारण था कि केंशिन अकेले टोको की तरफ जा रहा है ना कि तुम्हारे साथ। और वो याइको और सनोस्के की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है कि तुम लोग से उसकी कमजोरी आओ और कुछ नहीं, और तुम्हारा टाइम अभी भी नहीं आया है मेन इवेंट में जाने का, तो अच्छे बच्चे की तरह टोक्यो के अंदर ही रहो। ये सुन के सनोस्के कहता है अच्छा तो मैं केंशिन की कमजोरी हूँ हाँ, और इसीलिए हम सबको छोड़ के अकेला चला गया। और गुस्से के साथ सनोस्के कहता है कि ये सुन के तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और मन करता है मैं उसे बहुत ही ज़ोरदार पंच दूँ। उस आदमी को साइड हटने के लिए कहता है और उसे वार्न भी करता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे ज़बरदस्ती हटाएगा अपनी ताकत का यूज़ करके। ऐसा कह के वो उसकी तरफ एक जोरदार पंच बढ़ाता है, लेकिन वो आदमी साइड हट के बहुत ही आराम से इस अटैक को डॉज कर जाता है और सनोस्के के हाथ को आगे से पकड़ के एक जोरदार पंच उसके हाथ के नीचे मारता है जहाँ उसे चोट लगी थी। याइको उसको घायल होता हुआ देख के कहता है कि एक गलत चीज़ है, एक चीटिंग है क्योंकि वो उसके घाव पे वार कर रहा है। वही वो आदमी अपने अटैक को आगे बढ़ाते हुए सनोस्के को जमीन पे पटक देता है और वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और उसके बाद वापस से वहीं पे अटैक करता है और उसके हाथ को पूरा कुचल के रख देता है और उन दोनों को समझाता है कि मैंने तुम्हें अभी बताया था लड़ाई की सबसे बेसिक चीज़ यही है कि दुश्मन की कमजोरी व्यवहार करो, तो ये किसी भी तरह की चीटिंग नहीं हो सकती। और याम की तरफ आगे बढ़ के उसे कहता है कि क्योटो में जब शुरू होने वाला है वो मौत का नंगा नाच होगा और तुम जैसे छोटे बच्चों के लिए वहाँ पे कोई भी जगह नहीं, और इन्हें अच्छे बच्चों की तरह यहीं पे रहने के लिए कहता है। याइको भी अपनी कटाना पे हाथ रख लेता है और उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है सनोस्के की जो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। जब वो आदमी पीछे घूम के देखता है तो वो देखता है सनोस्के वापस खड़ा हो गया है अपने वुंडेड हाथ के साथ, और इस घायल के हाथ के बाद भी वो एक बहुत ही तगड़ा पंच बनाता है और कहता है कि मुझे इस चीज़ से ज़्यादा दर्द नहीं हुआ बल्कि इससे ज़्यादा हो रहा है कि केंशिन ने मुझे अपनी कमजोरी की तरह ट्रीट किया। और एक बहुत ही तगड़ा अटैक इस आदमी की तरफ करता है जिसको आदमी बहुत मुश्किल से ब्लॉक करता है, जिसे देखकर याइको भी खुश हो जाता है और सनोस्के कहता है मैं अपने हाथों की ताकत से मदद हेल्प करूंगा केंशिन की। लेकिन वो आदमी काफ़ी सीरियस हो जाता है और कहता है तो अपनी हाथों की ताकत को प्रूव करना चाहते हो तो ठीक है मुझे टेस्ट करो। वो आदमी अपनी कटाना को जमीन में फेंक देता है और कहता है कि मैं तुमसे अपने हाथ से लड़ूंगा ताकि तुम्हारे पास कोई बहाना ना रहे कि मेरे पास कटाना आती है और तुम्हारे पास नहीं। लेकिन याइको कहता है कि इसे बिल्कुल टच मत करना सनोस्के, ये बहुत ही बड़ा चीटर है। लेकिन वो आदमी हंसते हुए कहता है कि नहीं मैं सिर्फ अपने हाथों का यूज़ करने वाला हूँ और उसके बाद भी मैं सिर्फ बहुत ही गंदी तरह पेलने वाला हूँ और इसके बाद इसके पास कोई भी चॉइस नहीं होगी बल्कि यहाँ रहने के। सनोस्के भी चीज़ को सुनकर तैयार हो जाता है और एक जोरदार पंच की तरफ इसके साथ बढ़ता है, लेकिन वो आदमी इस पंच को बहुत ही आराम से डॉच कर जाता है। लेकिन इसी के साथ एक फॉलो अप पंच आता है जो कि सनोस्के उसे मारता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगा कि बहुत आसान सा अटैक होने वाला है, और उसके साथ ही एक बड़ा अटैक करता है जिसपे वो मल्टीपल पंचेस मारता है इस आदमी की तरफ। सनोस्के बार बार पंच मारते ही रहता है और ये देखे याइको और उसका दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इसने ये कब सीखा। वही सनोस्के अपने अटैक के साथ बड़बड़ा रहा होता है कि कैसे तुम्हारी तलवारीबाजी उतनी ज़्यादा दूर नहीं पहुँच सकती जितने की तुम्हारे मुक्के। वही वो आदमी सिर्फ इन सारे पंचेस को ब्लॉक करते हुए पीछे की तरफ बढ़ रहा होता है। वही सनोस्के का कहना होता है कि अगर मैं तुम्हें कोई चांस ही नहीं दूंगा काउंटर अटैक करने का तो तुम क्या करोगे।
और तुम पेरे जाओगे। काफ़ी सारी पंचेस मारने के बाद भी सनोस्के नोटिस करता है कि इस आदमी को एक भी पंच नहीं लगा अभी तक। और इसके बाद वो आदमी अटैक करना शुरू करता है। वो जोरदार अटैक करता है सारे पंचेस, जिसको बहुत ही मुश्किल से सनोस्के बच पाता है, लेकिन उसके बाद भी उसके पंच पे लैंड कर रहे होते हैं। सनोस्के पिटते मन में सोच रहा होता है कि इसकी पावर भी बिल्कुल वैसी है जैसे कि मेरी, इसके पंचेस की स्पीड भी उतनी ही है, लेकिन फिर भी इसके पंच मेरे को लग रहे हैं जबकि मेरे इसको नहीं लग रहे थे, ऐसा क्यों। और इसी बीच एक खतरनाक पंच उसकी थोड़ी की तरफ आता है, जिसको पड़ते ही के साथ सनोस्के जमीन पे पड़ जाता है। याइको भी अपने मन में सोचता है ये आदमी बिल्कुल केंशिन के लेवल का है। जमीन पे पड़े सनोस्के को देख के वो आदमी कहता है कि तुम्हें अब समझ में आया, मेरे या बादशाही के लेवल में तुम कहीं भी आगे नहीं आते हो, बल्कि हमारी स्किल और एक्सपीरियंस के सामने भी तुम नहीं टिक सकते। तुम गली के गुंडे से ज़्यादा बढ़कर और कुछ भी नहीं हो। लेकिन सनोस्के फिर से खड़ा जाता है कहते हुए कि चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तो क्योटो जाके ही रहूँगा। लेकिन वो आदमी से कहता है कि तुम वहाँ तक नहीं पहुँच सकोगे। और उसके बाद वो एक बहुत ही अजीब सा पोजीशन लेता है, जो कि देखने में लगता है जैसे किसी ने अपनी तलवार पकड़ रखी हो, जिसको गात्सुजो के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसके हाथ में कोई तलवार नहीं होती। और याइको इस चीज़ को पहचान जाता है। वो सनोस्के को वार्न भी करता है कि तुम्हें इससे बचना होगा, क्योंकि अगर ये पंच तुम पे लैंड गया तो तुम बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ने वाले हो। लेकिन वो आदमी अटैक के साथ कहता है कि मुश्किल से तो खड़ा हो पा रहा है, चाहे कुछ भी कर ले, इस अटैक से नहीं बच सकता, तुम एक मक्खी से ज़्यादा और कुछ नहीं हो। लेकिन एंड मोमेंट पे सनोस्के की इंस्टिंक्ट काम आ जाती है। उसे दिख जाता है कि पंच उसके सर पे लगने वाला है और उसे बहुत ही खतरनाक तरीके से ब्लॉक कर लाता है। इसे देखकर वो आदमी भी थोड़ा सा कंफ्यूज जाता है कि उसने ऐसा कैसे किया। और यहाँ सनोस्के कहता है कि मैं तुम्हारी बात तब से सुन रहा था, लेकिन तुमने या केंशिन ने भी इतनी ज़्यादा तगड़े तरीके से ही शुरुआत नहीं की होगी। तुमने भी तो कहीं ना कहीं से सीखा ही होगा जिस समय तुम कमज़ोर थे, और मैं भी वैसे शुरू कर रहा हूँ। अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि तुम पिछले कई सालों से लड़ी जा रहे हो क्योटो के अंदर, जब से बाकुमासो हीरा भी था, और उस लंबे प्रोसेस के बाद ही तुमने मेजी हीरा बनाया, और तुम आज यहाँ खड़े हो जो भी तुम बन चुके हो। और इसीलिए तुम्हें मुझे भी कम नहीं समझना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि मैं भी उतना बढ़िया नहीं हूँ। इसे सुनकर वो आदमी स्माइल करता है, एक साइड पंच दे के उसे हटा देता है और कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है तुम्हारे ऊपर एनर्जी वेस्ट करने का। और अपनी कटाना उठाते हुए कहता है कि अगर तुम क्योटो जाना चाहते हो तुम जा सकते हो, लेकिन तुम वहाँ ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं बचने वाले। तुम्हारे जैसे नो सीखे जिसने कभी डिफेंस जैसी स्किल नहीं सीखी, वो वहाँ पे कुछ भी सेकंड नहीं टिक सकता। और ये कहते हुए आदमी वहाँ से चला जाता है। वहीं भी सनोस्के दोस्त उसके कहता है कि तुम जीत गए सनोस्के, चलो हमें तुम्हारे घाव का इलाज करना ज़रूरी होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकते हैं। तुम्हारे कंधे की चोट वापस एक बढ़ गई है। और सनोस्के अब अपनी बॉडी के चोटों को देख के ये नोटिस करता है कि उस पहले पंच के बाद इस आदमी ने उस पर कोई भी घातक अटैक नहीं किया था, क्योंकि वो सही में इसके लेवल पे आके लड़ रहा था। और यहाँ मुझे पता चलता है कि यह आदमी 30 यूनिट का कैप्टन होता है, जिसका नाम शिनसेगुनी में होता है। सनोस्के बिना इलाज किए वहाँ से जाने लगता है, जिससे उसके दोस्त के कहने पर भी वो कहता है कि तुम मुझे सिर्फ दवाई दे दो, मैं रास्ते में अपना इलाज खुद कर लूँगा। और याइको कहता है कि तुम्हें कुछ भी करके मिसी को केंशिन तक लाना ही होगा। इसी के साथ सनोस्के अपने में सोच लेता है कि मुझे क्योटो पहुँचते पहुँचते पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग होना है। और ये सीन शिफ्ट होके फोकस करता है मेगुमी पर, जो कि याइको को देखती है। और उससे बात करने पर उसे पता लगता है कि कारो अभी तक भी डोजो पर ही है। और वहीं हम डोजो में देखते हैं कि कारो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रही होती है और कुछ भी खाने से मना कर देती है, जबकि उसे बाकी सब लोग कह रहे होते हैं खाना जरूर चाहिए। काफ़ी मनाने के बाद भी वो इसे साफ मना कर देती है कि वो कुछ नहीं खाना चाहती, वो बस अकेले रहने चाहती थी। लेकिन तभी वहाँ से पर्दा कोई हटाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर मेगुमी कारू से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि उसे याइको से इसके बारे में सब पता लग गया था। लेकिन मेगुमी कहती है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पे इस लड़की का मजाक उड़ाने के लिए आई थी, इसको केंशिन छोड़ के चला गया। और इसी के साथ वो अपने हाथ में एक दवाई की डिब्बी दिखाती है और बताती है कि मेरी फैमिली की बहुत ही स्पेशल दवाई है, और केंसान ने इसके लिए कहा था कि बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छे से काम करती है दवाई के लिए, लेकिन वो इस दवाई को ले जाना भूल गया। जिस सुनकर कना उठती है और कहती है ठीक है, तो तुम खुद ही जाके उसे दवाई दे सकती हो क्योटो में। जिसके वो दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन मेगुमी कहती है कि मेरे पास तुम्हारी इतना फ्री टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं देखने के लिए। जिस पर कना उसे कहती है कि तुम्हारे लिए केंशिन बस इतना ही भाव रखता था कि तुम्हारे लिए पेशेंट उससे ज़्यादा मायने रखते हैं। सुनकर मेगुमी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन कारू उसको रोक लेती है। और जैसे ही मेगुमी दूसरा हाथ बढ़ाती है, उसके सर पे रख के समझाती है तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, मुझे अपने पापों की भरपाई के लिए अपने पेशेंट्स को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, और इसीलिए मैं डॉक्टर बनी थी केंशिन के कहने पे, और मैंने यही रास्ता चुना है अपनी ज़िंदगी के लिए, और ये रास्ता मुझे केंशिन ने दिखाया था। और चाहे केंशिन यहाँ पर क्यों ना हो, फिर भी मैं उसके दिखाए रास्ते पर ज़रूर चलूँगी, और यही मेरी फीलिंग है केंशिन के लिए। लेकिन तुम्हें उस सीमा के लिए क्योटो जाना होगा। जिसे सुनकर कना और भी ज़्यादा रोने लगती है, और रोते हुए जाती हुई मेगुमी से कहती है कि तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि कैसा लगता है अगर कोई तुम्हारे मुँह पे तुम्हें बाय कह के जाए। लेकिन मेगुमी कहती है कि मैं भी सेम चीज़ तुम्हें भी कह सकती हूँ कि कैसा लगता है अगर कोई तुम्हें बिना बाय कहे ही चला जाए। जाते हुए मेगुमी के आंसू को हम भी नोटिस कर पाते हैं। वहीं बाहर याई को गेट पर मेगुमी का इंतजार कर रहा था, जो उससे कहता है तो क्या तुम उससे मिल ली और वापस जा रही हो।
और उससे वो दवाई की डिब्बी लेते हुए उसे कहता है कि हम उसे ज़रूर वापस लेके आएंगे, तो रोना बंद करो और हमारा थोड़ा सा इंतज़ार करो। वही आई को कुनाओ को बोलता है कि बस वहाँ बैठे मत रहो, उठो तैयार हो, हमें वहाँ से जाना है, क्योंकि तुम समझते नहीं हो केंशिन सिर्फ तुमसे ही मिलके गया, क्योंकि उसे लगता था कि तुम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। वो तुमसे ही बिछड़ने सबसे ज़्यादा डरता था और इसलिए तुमको अलविदा बोल के गया। और चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम ही वो बेस्ट पर्सन हो जो उसे वापस ला सकते हैं यहाँ पे। और हमारे पीछे मेगुमी इस डोजो का ध्यान रखेगी, लेकिन बदले में ये दवाई तुम्हें केंशिन तक पहुँचानी होगी और उसे यहाँ वापस लाना होगा। तो क्या तुम तैयार हो जाने के लिए? और कारू हाँ में जवाब देती है। इसी के साथ वहीं सबके फेस पे स्माइल आ जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो अगर आपको रुरोनो केंशिन के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको और भी इसके ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट कर